नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी अपडेट एट 12 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आज यानी कि 17 जुलाई जो कि जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में। बता दें कि इस दिन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय प्रणाली को मजबूत करना और मानवाधिकारों की रक्षा करना है। ये दिन रोम संविधि के अंगीकरण की याद में मनाया जाता है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी की स्थापना हुई थी। इसके अलावा आज वर्ल्ड इमोजी डे के तौर पर भी मनाया जाता है। यह दिन हमारे डिजिटल संवाद में इमोजी के महत्व को समझने और उसका जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। आज जब हम डिजिटल दुनिया की बात करते हैं तो इमोजी, जिसका इतिहास जापान से शुरू हुआ था, आज दुनिया भर में डिजिटल भाषा का हिस्सा बन चुका है। तो चलिए अब नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। स्वच्छता में बेमिसाल प्रदर्शन का सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कारों का किया वितरण। स्वच्छ भारत की दिशा में आगे बढ़ते शहरों को मिलेगा राष्ट्रीय गौरव। दिल्ली को मिले प्रकृति के नए फेफड़े। हजारों फूलों की महक, वन्य सौंदर्य से मिलेगा राजधानी को नई ऊर्जा। उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले, उपराज्यपाल का प्रयास गेम चेंजर। यमुना रिवर फ्रंट बनेगा ग्लोबल आइकन। तेलंगाना आंध्र के जल विवाद सुलझाने के लिए केंद्र सक्रिय। पोलावरम, बनाकाचेरला समेत अन्य मुद्दों पर बनेगी उच्च स्तरीय तकनीकी समिति। दोनों राज्यों के सीएम की मौजूदगी में जल शक्ति मंत्री ने की बैठक। मृतकों के आधार निष्क्रिय करेगा यूआईडीएआई। अब तक 1.17 करोड़ आधार नंबर किए गए हैं बंद। दुरुपयोग रोकने के लिए माय आधार पोर्टल पर शुरू हुई नई सेवा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को बुलाई सरकार ने सर्वदलीय बैठक। सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए मांगेगी सहयोग। 21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। यह हर वर्ष आयोजित होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां संस्करण है। आइए सीधे रुख करते हैं विज्ञान भवन कहाँ, जहां राष्ट्रपति हम सभी को संबोधित कर रही हैं। पुरस्कारों के क्रम में स्वच्छ महाकुंभ के लिए स्पेशल मिशन अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महाकुंभ 2025 विश्व इतिहास का सबसे बड़ा जनसमागम था। मुझे भी पवित्र त्रिवेणी संगम में अवगाहन करने का सौभाग्य मिला था। महाकुंभ 2025 में स्वच्छता और श्रद्धा का अद्भुत संगम भी देखने को मिला। अतः स्वच्छ महाकुंभ हेतु विशेष उल्लेख पुरस्कार के लिए मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, स्वच्छता पर बोल देना प्राचीन काल से ही हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का आधार रहा है। अपने घरों को, उपासना स्थलों को तथा आसपास के परिवेश को स्वच्छता रखने की परंपरा हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग थी। मुझे आज भी साफ सफाई करने का अवसर यदि मिल पाता है, मैं उसका उपयोग करती हूँ, क्योंकि साफ सफाई मेरे संस्कार और स्वभाव का और मेरे जैसे करोड़ों देशवासियों के संस्कार और स्वभाव का हिस्सा रहा है। प्राचीन साहित्यों तथा ऐतिहासिक ग्रंथों में अयोध्या, उज्जैनी, पाटलिपुत्र और हम्पी जैसे नगरों की भव्यता और साफ सफाई के विवरणी प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ वर्ष 2014 में गांधी जयंती के दिन किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत भी गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर वर्ष 2021 में की गई थी। गांधी जी स्वच्छता का धर्म
आध्यात्म और नागरिक जीवन की आधारशिला मानते थे। मैंने स्वच्छता से जुड़े कार्य से ही जनसेवा की अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी। नोटिफाइड एरिया काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में मैं प्रतिदिन एक वार्ड से दूसरी वार्ड जाती थी, साफ सफाई के कार्य को देखती थी और सफाई मित्र सहित अन्य लोगों की सलाह भी लेती थी। हमारे सफाई मित्र हमारे राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं। पिछले वर्ष मैंने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन में भागीदारी की थी और सफाई भी की थी। मेरे लिए वो सम्मेलन सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों में से एक रहा है। सफाई मित्रों की सुरक्षा से जुड़े प्रयासों और सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कारों के लिए मैं पुनः मंत्री जी और सभी संबंधी लोगों की सराहना करती हूँ। इस 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के पास प्रायः संसाधनों की कमी होती है। इसके बावजूद ऐसे छोटे शहरों ने स्वच्छता के प्रतिमान स्थापित किए हैं। ऐसे छोटे शहरों की स्वच्छता से जुड़े सभी लोग विशेष बधाई के पात्र हैं। जो शहर स्वच्छता के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करते रहे हैं, उन्हें सुपर स्वच्छ लीग में शामिल करने की नई पहल की मैं प्रशंसा करती हूँ। हमारे विद्यार्थी स्वच्छता को जीवन मूल्यों के रूप में अपनाएं, इस उद्देश्य से स्कूल लेवल असेसमेंट की शुरुआत की गई है। इस प्रयास के बहुत लाभदायक और दूरगामी परिणाम होंगे। इस तरह के अनेक नवीन प्रयासों के लिए मैं पुनः आप सबकी सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, किसी भी वस्तु का कम से कम मात्रा में उपयोग करना, बार बार उपयोग करना, पुरानी हो जाने पर उसे वस्तु का किसी दूसरे काम में प्रयोग करना, जो था फेंकने और व्यर्थ करने से परहेज करना हमारी जीवन शैली रही है। सर्कुलर इकोनॉमी के मूल संविधान तथा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल की प्रणालियों भी हमारी प्राचीन जीवन शैली के आधुनिक और व्यापक स्वरूप है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी सिद्धांत के प्रमाण स्वरूप मुझे आज मोमेंटो भी दिया गया है, इसलिए मैं मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उदाहरण के लिए जनजातीय समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली में सादगी होती है। मैं मौसम या पर्यावरण के अनुकूल तथा सबके साथ साझेदारी करते हुए संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करते हैं। वे प्राकृतिक उपादानों का अपव्यय नहीं करते हैं। ऐसे संस्कार, व्यवहार और परंपरा को मजबूत बनाने में सर्कुलरिटी की आधुनिक प्रणालियों को अपनाना आसान हो सकेगा। वेस्ट टू वेल्थ के संदर्भ में मैं ये कहा करती थी, वेस्ट इज वेल्थ। जिस चीज को सामान्यतया वेस्ट समझा जाता है वो वास्तव में मूल्यवान होते हैं। उस मूल्यों को जिन तरीके से उजागर किया जा सकता है उन पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि लाखों महिला उद्यमी और अनेक महिला स्वयं सहायता समूह वेस्ट टू वेल्थ में जुड़े हैं तथा कुछ बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। देवियों और स्वजनों, वेस्ट मैनेजमेंट वैल्यू चेन में पहला और महत्वपूर्ण चरण के सर्च सेग्रीगेशन, इस चरण पर सभी हितधारकों तथा प्रत्येक घर परिवार को सबसे अधिक ध्यान देना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में देश के विभिन्न भागों में सफल स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहा है। जीरो वेस्ट कॉलोनीज अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे घर के बड़ों को स्वच्छता का सबक सिखा रहे हैं।
देवियों और स्वजन, स्वच्छता के क्षेत्र में हमने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन कोई कठिन चुनौतियां का सामना भी कर रहा है। प्लास्टिक तथा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पर नियंत्रण करना तथा उनसे होने वाले प्रदूषण को रोकना एक बड़ी चुनौती है। भारत में प्लास्टिक के प्रति व्यक्ति खपत वैश्विक औसत के आधे से कम है। समुचित प्रयोगों के बल पर हम देश के प्लास्टिक एमिशंस को बहुत कम कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक वाले कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। उसी वर्ष प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के दिशा में भी सरकार ने जारी किए हैं। प्रोड्यूसर्स, ब्रांड ओनर्स तथा इंपोर्टर्स सहित सभी हितधारकों की जिम्मेदारी है कि इन गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें। स्वच्छता से जुड़े प्रयासों के आर्थिक पहलू होते हैं, सांस्कृतिक आयाम होते हैं तथा भौगोलिक पक्ष भी होते हैं। मुझे विश्वास है कि बहुआयामी तथा समग्र दृष्टि के साथ संचालित स्वच्छ भारत मिशन भी सभी देशवासी मजबूती से भागीदारी करेंगे। सुविचारित और दृढ़ संकल्पों के साथ सभी देशवासी वर्ष 2047 तक जिस विकसित भारत का निर्माण करेंगे और विश्व के स्वच्छतम देशों में से एक हैगा। मुझे लगता है ये आज जितने लोगों को पुरस्कृत किया गया, बार बार एक एक जो राज्य 3-4 बार जो उनके राज्यों के अंदर जितने भी शहर हैं वो पूरा। स्वच्छता सर्वेक्षण के 9वें संस्करण में आप सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन, जिन्होंने सभी को एक कदम प्रकृति की ओर बढ़ाने के लिए संदेश दिया और साथ ही कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। साथ ही प्लास्टिक का कम यूज़ करने का संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि जितना ज़रूरी हो हमारे जीवन में हम लोग प्राकृतिक वस्तुओं का ही इस्तेमाल करें। बता दें कि इस वर्ष 4 श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली को हरियाली की वो सौगात मिली है जो अब सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचेगी। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने यमुना किनारे विकसित बानसेरा पार्क और यमुना वाटिका का दौरा किया और इस हरित पहल को बताया गेम चेंजर। उन्होंने कहा कि दिल्ली को अब प्रकृति के नए फेफड़े मिल चुके हैं जो शहर को नई ऊर्जा और ताजगी देंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ यमुना के किनारे जो काम हुआ है वो अद्भुत है। और उपराज्यपाल विनय सक्सेना का यह प्रयास आने वाले वर्षों में एक वैश्विक उदाहरण बनेगा कि दिल्ली को नई पहचान देगा और दिल्ली वासियों को नई शक्ति। Delhi is capital of Bharat. And what I see around here, the work done by the Lieutenant Governor, Vinay Saxena, is a game-changing work. People of Delhi will remember it forever, that his efforts are bearing fruits and Delhi is being provided with new lungs, new power, because that was a big challenge. And I am sure more and more Delhi people will enjoy the scenic beauty, the eco-friendly beauty, the vegetation, flowers in thousands varieties, and this is going to be amazing. कभी प्रदूषण और अव्यवस्था से जूझता यमुना का किनारा अब देश के सबसे खूबसूरत रिवर फ्रंट्स में से एक बनने की दिशा में है। यहाँ हजारों किस्मों के फूल, देशी पौधे और प्रकृति के बीच टहलने के लिए बने ट्रैक अब दिल्ली वासियों को सुकून और ताजगी देंगे। उपराष्ट्रपति ने इस पूरी परियोजना को हरित क्रांति की संज्ञा दी और इसे देश की राजधानी के लिए एक स्थायी उपहार बताया। I am sure the riverfront will match the best in the world, and I have no doubt once it is fully developed, it will be global attraction.
I have seen all over the world that lungs are necessary. The Central Park in Manhattan makes Manhattan what it is today. This is a great work done by him. And I am so happy the progress is fast, the progress is remarkable, and once it gets into the final shape, it will have footfalls in lakhs every day. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच वर्षों पुराने जल विवाद को सुलझाने की दिशा में अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद कृष्णा और गोदावरी नदी परियोजनाओं को लेकर एक विशेष समिति के गठन की घोषणा की गई है। बता दें कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच पोलावरम बनाका चेरला लिंक परियोजना समेत अन्य अंतरराज्यीय जल विवादों को हल करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में तय हुआ कि एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें दोनों देशों, दोनों राज्यों, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो विवादित बिंदुओं का मूल्यांकन कर न्याय संगत और व्यावहारिक समाधान सुझाएंगे। UIDAI ने एक अहम कदम उठाते हुए मृतकों के आधार नंबर निष्क्रिय करना शुरू कर दिया है, ताकि पहचान की धोखाधड़ी को रोका जा सके। बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने आधार डेटाबेस की शुद्धता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अब तक 1,17,00,000 से अधिक आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए हैं। इनमें वे लोग शामिल हैं जिनकी मृत्यु की पुष्टि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा साझा की गई 1.55 करोड़ रिकॉर्ड्स में हुई है। UIDAI ने 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में माय आधार पोर्टल पर परिवार के सदस्य की मृत्यु रिपोर्टिंग नामक नई सेवा शुरू की है। इस सेवा के माध्यम से कोई भी परिवार सदस्य मृतक का आधार नंबर और मृत्यु प्रमाण पत्र नंबर दर्ज कर आधार निष्क्रिय करा सकता है। प्राधिकरण अब बैंकों और आधार से जुड़े अन्य संगठनों से भी मृत्यु संबंधी डेटा प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। साथ ही UIDAI ने 100 वर्ष से अधिक आयु वाले आधार धारकों की स्थिति की पुष्टि के लिए राज्य सरकारों को डेटा भेजा है, ताकि उनके जीवित होने की पुष्टि के बाद ही आधार निष्क्रिय किया जाए। UIDAI ने ये पहल न केवल डिजिटल पहचान के दुरुपयोग को रोकेगी, बल्कि भविष्य में आधार से जुड़ी योजनाओं में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगी। देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की रफ्तार अब केवल भविष्य नहीं, हकीकत बनती जा रही है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अगर जरूरी चुनौतियों का समाधान समय पर हो गया तो वित्त वर्ष 2028 तक इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री हिस्सेदारी 7% के पार जा सकती है। बता दें कि पिछले 3 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री ने गति पकड़ी है। जहां वर्ष 2021 में सिर्फ 5,000 यूनिट्स बिकी थी, वहीं 2025 के शुरुआती आंकड़ों में ये संख्या 1,07,000 को पार कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर रियर अर्थ एलिमेंट्स की आपूर्ति बाधित नहीं होती और सरकार का समर्थन जारी रहता है, तो फाइनेंशियल ईयर 2028 तक इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी 7% के पार पहुंच सकती है। EV चार्जिंग नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। 2022 में जहां महज 5,000 चार्जिंग स्टेशन थे, ये अब आंकड़ा 26,000 से ज्यादा हो चुका है। ब्याज दरों को लेकर आम लोगों और बाजार की निगाहें रिजर्व बैंक पर टिकी हैं, लेकिन फिलहाल RBI किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। ब्याज दरों में आगे क्या कटौती होगी, फिलहाल इसका जवाब है इंतजार और निगरानी। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि नीतिगत दरों में किसी भी बदलाव से पहले रिजर्व बैंक स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखेगा। उन्होंने साफ कर दिया कि मौद्रिक नीति में कोई बदलाव जरूरत और आंकड़ों के आधार पर ही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक अगले कदम से पहले वेट एंड वॉच की नीति अपना रहा है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि अभी ब्याज दरों में कटौती का फैसला जल्दबाजी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी से अब तक रेपो रेट में 100 आधार अंकों की कटौती की है। अब समिति ने न्यूट्रल स्टांस यानी कि तटस्थ रुख अपनाया है, जिससे भविष्य में दरें बढ़ाने या घटाने दोनों के विकल्प खुले हैं। उन्होंने कहा कि दरों में आगे की कटौती से पहले महंगाई और विकास दोनों पहलुओं का गहन विश्लेषण जरूरी है। फिलहाल
अनुमान प्राधिकरण और अंतिम आंकड़े जल्द सामने आएंगे। आरबीआई गवर्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ी तो ब्याज दरों में कटौती की जाएगी, लेकिन ये फैसला परिस्थितियों की समीक्षा के बाद ही किया जा सकता है। ड्रोन अब सिर्फ आसमान में उड़ने वाली मशीनें नहीं रही, ये युद्ध की दिशा, देश की रक्षा और भविष्य की रणनीति तय करने वाले हथियार बन चुके हैं। ऐसे में भारत के लिए स्वदेशी यूएवी और काउंटर यूएवी सिस्टम सिर्फ जरूरत नहीं, रणनीतिक अनिवार्यता बन चुकी है। ये कहना है देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का। बता दें कि मानेकशॉ सेंटर में आयोजित एक कार्यशाला में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने साफ किया कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने दम पर आसमान में लड़ें और जीतें भी। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन भारत की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पाए, क्योंकि भारतीय सेना ने उन्हें समय रहते निष्क्रिय कर दिया। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन हमें सिखाता है कि हमारे भूगोल और ज़रूरतों के अनुसार बनाए गए स्वदेशी यूएवी ही सबसे कारगर साबित होंगे। सीडीएस ने यह भी स्पष्ट किया कि विदेशी तकनीक पर निर्भरता से हमारी सैन्य शक्ति कमजोर होती है और उत्पादन तथा सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि भारत विदेशी कंपनियों पर निर्भरता घटा सके और ड्रोन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन सके। Has showed us as to why indigenously developed counter-US systems and counter-US systems built for our terrain and our needs are crucial. We cannot rely on imported niche technology that are crucial for our offensive and defensive missions. We must invent and build and safeguard ourselves. Dependence on foreign technologies weakens our preparedness, limits our ability to scale up production, results in shortfall of critical spares for sustenance and round-the-clock availability. Another important aspect of this capability is that foreign weapons and sensors, their capabilities are known to all, and adversaries can predict our tactics and doctrinal concepts based on the capabilities of this particular system. So you may have today on very modern aircrafts, air-to-air missiles, so say ranges are known to us, so are they known to the adversaries also? And the moment if they are imported, then obviously the adversary can keep out of those ranges and develop tactics accordingly. So this becomes a severe limitation. But if you are developing systems which you own, their capabilities are not known to the enemy, and that may add an element of surprise when actually you are face to face in the initial encounters at least. So when we design, make and innovate at home, we secure our secrets, cut costs, retain the initiative to scale up production, and maintain around-the-clock readiness. Our Honorable Raksha Mantri has rightly said that Atmanirbharta is not a choice, it's part of a duty. संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। उससे पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कोशिश रहेगी कि संसद के मानसून सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष में टकराव और गतिरोध ना हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाए। इस संसद सत्र में 21 अगस्त तक कुल 21 बैठकें होंगी, जिसमें 12 से 18 अगस्त तक का अवकाश भी शामिल है। और अपडेट है 12 में बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।